चलो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बचा नहीं कुछ, वांडा फैक्टर हो गया था। अब उसके बाद बचा है ये लास्ट, हेनरी। एनसीईआरटी से समझ लो क्या होता है, थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग पड़ी है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड, ये दिया हेडिंग आपका। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना, पेंसिल लेके बैठो, जहाँ जो अंडरलाइन करने को बोलेंगे, जहाँ जो लिखने को बोलेंगे लिखते चलना और ध्यान समझना। मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में बहुत सारी गैसेस डिजॉल्व होती है। ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, पानी के अंदर खुद ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। वो जो हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या मछलियाँ जो पानी में रहती हैं वो सांस कहाँ से लेती हैं, तो कहाँ से लेती हैं, क्योंकि पानी में कौन सा गैस खुद डिजॉल्व है, ऑक्सीजन। तो पानी क्या है, लिक्विड, उसमें कौन सी गैस डिसॉल्व है, ऑक्सीजन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, कह सकते हो ना, वही टॉपिक पढ़ना है। इट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ, एज इट इज क्लियर कर रहा है कि पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवन प्रदान करता है। ऑन द अदर हैंड HCl हाइड्रोक्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, HCl गैस जो होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। इसका रीज़न अगर कोई पूछेगा, वैसे उसने तो सिर्फ कह दिया है ना कि HCl जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, कोई रीज़न पूछेगा वाई, तो क्या लिखोगे इसकी जगह, इसका रीज़न कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे, वाई HCl सॉल्युबल इन वाटर, वाई HCl सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन पूछा, उसने कहा है ना कि HCl सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया वाई HCl हाईली सॉल्युबल इन वाटर, रीज़न क्या दोगे। पानी में डूबने की दो कंडीशन बोले थे, पहला पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा पानी के साथ आयोनिक बॉन्ड। तो HCl जो तुम्हारा है, HCl किस में टूटेगा, H+ और, तो ये आयोनिक में भी जा सकता है। दूसरा HCl में H भी तो है, तो पानी के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो बना सकता है, मतलब कि ये आयोनिक बॉन्ड भी बना सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। इसीलिए ये पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, दैट्स व्हाई HCl इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, solubility of gases in liquid is greatly affected by pressure and temperature। गैस का solubility of gas in liquid, किसी भी गैस का लिक्विड के अंदर solubility, इसको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसके पहला जो हेडिंग पढ़े, इसकी पहली जो हेडिंग लिखी है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो इसमें प्रेशर का कोई रोल प्ले नहीं होता था। एक बार फिर से लाइन पढ़ लेना ऊपर जाकर, नोट्स में भी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड का किसी लिक्विड में डिसोल्यूशन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर। लेकिन गैस का डिसोल्यूशन किसी लिक्विड पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये पहले छोटी छोटी बातें याद रखो कि अगर तुम्हारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, अगर तुम इसमें सॉलिड डालते हो, अगर तुमने इसमें सॉलिड डाला और दूसरा तुमने इसमें गैस डाला, तो पहली हेडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा होगा तो इसका जो डिसोल्यूशन है, या दूसरे शब्दों में बोलो तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी सॉल्युबिलिटी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इसकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड, लेकिन गैस का सॉल्युबिलिटी दोनों पे डिपेंड करता है। ये क्रिस्टल क्लियर यहीं से रखो कि गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर दोनों पे डिपेंड करती है। एनसीईआरटी छोटी छोटी बात ये लिख के आगे बढ़ेगी, बोर्ड के पेपर में यही छोटी छोटी बात एमसीक्यू के फॉर्म में उठ के आएगा कि व्हाट इज द डिपेंडेंसी, व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। पहला ऑप्शन टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा बोथ ए एंड सी, चौथा नन ऑफ द अबव। ऐसे करके देगा वो। अब वो सोचते रहो कि कहाँ कहाँ इस टॉपिक को कहाँ पढ़ाया गया था। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन
तो पहला प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा बोथ एंड बी और ओनली बी या ओनली ए करके जो भी दिया होगा। तो ध्यान रखना कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी किसी भी लिक्विड में सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, और गैस की सॉलिबिलिटी किसी भी लिक्विड पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करती है। लाइन अंडरलाइन कर लो जो वो लिख रहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड। ग्रेटली अफेक्टेड, ग्रेटली अफेक्टेड का मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देगी वो, ठीक, बाय प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस विथ इंक्रीजेस ऑफ प्रेशर। अब उसने रिलेशन भी बता दिया कि सॉलिबिलिटी प्रेशर के साथ रिलेशन कैसा रखती है, डायरेक्टली का। जैसे जैसे प्रेशर गैस का, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, उसके पीछे का भी लॉजिक समझो। गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है कंपैरिजन टू लिक्विड, लिक्विड के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अब लिक्विड में स्पेस कम है और जिसको डिसॉल्व करने ला रहे हो उसका भी जब प्रेशर लगा के उसका भी जब स्पेस कम करोगे तब तो दोनों एक साथ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना पाएंगे। भाई गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर है तो पहले उसको भी प्रेशर लगा के पहले क्या करो भाई, सेम तो को सेम ही डिसॉल्व कर पाएगा ना। लिक्विड के अंदर कौन डिसॉल्व हो सकता है? आप गैस को पूरा लिक्विड नहीं कर सकते लेकिन गैस को लिक्विड तक तो ला सकते हो। और गैस को लिक्विड तक लाने के लिए क्या कर सकते हो, गैस के पार्टिकल का फोर्स प्रेशर लगा के उनके पार्टिकल को क्या कर दो, पास ले आओ। तो गैस का पार्टिकल अगर पास हो जाएगा तो कम से कम लिक्विड जैसा तो बन जाएगा। और एक बार गैस लिक्विड जैसा बन गया तो फिर सॉल्युबल तो एलपीजी, यही तो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम। हाई प्रेशर देके उस गैस को किस फॉर्म में स्टोर कर दिया गया होता है, लिक्विड के फॉर्म में। वापस जब रेगुलेटर ऑन करते हो तो वो जो लिक्विड हाई प्रेशर पर स्टोर होता है वो वापस रेगुलेटर उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, तभी तो नाम पड़ता है क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी जो गैस है उसको हाई प्रेशर देके किसमें कन्वर्ट कर दिए हो, लिक्विड पे। तो रीजन कोई पूछेगा तो जाने रहना कि प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि गैस धीरे धीरे अपना नेचर छोड़ के किसके नेचर में एंट्री करने स्टार्ट कर देगा, लिक्विड के नेचर में। ठीक, रीजन नहीं लिया उसने। फॉर अ सोल्यूशन ऑफ अ गैसेस इन अ सॉल्वेंट कंसीडर ए सिस्टम एज शोन। एक्चुअली वो समझा वही रहे हैं, वो समझा वही रहे हैं, फिगर समझा, पहले हम फिगर समझा दे रहे हैं। फिगर ध्यान से देखो, फिगर में कहे हैं कि आपके पास एक देख लो बीकर दिया है और बीकर में अंदर कोई लिक्विड है। उस लिक्विड के जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड करके पार्टिकल हैं तो सारे डॉट पार्टिकल दूर दूर हैं कि नहीं दूर दूर हैं, सारे लिक्विड के ऊपर तुमने एक लो वेट रख दिया, एक वेट लग दिया जिसका वेट कितना था W1। तो जितना वो कर सकता था किया। अब तुमने क्या कर दिया, एक रखा था W1 वेट, कुछ देर के बाद तुमने उस पर क्या रख दिया, एक और W2 वेट रख दिया, फिर एक और रख दिया तो वेट बढ़ेगा। और अगर वेट बढ़ेगा तो पिस्टन धीरे से कहां खिसकेगा, नीचे। और जब नीचे खिसकेगा तो अब देखो जो पार्टिकल दूर दूर थे पार्टिकल कहां कहां आ गए, पास पास आ गए। समझ आया? अब ध्यान से देखो कलर चेंज हुआ है बीकर के अंदर, देखो कलर चेंज है, एक थोड़ा सा ग्रेइश कलर में है और एक थोड़ा ब्लूइश कलर में है। तो ब्लूइश वाला गैस है जो ऊपर है, जो ब्लू वाला है वो गैस है, वो गैस के पार्टिकल हैं क्योंकि दूर दूर है। और जो ग्रे वाला नीचे वाला पार्टिकल है, तुम खुद कंपैरिजन करो, जो बीकर ए है, बीकर ए में ही देख लो, जो ब्लू वाला है उस ब्लू वाले में डॉटेड दूर दूर है कि नहीं है, और जो नीचे ग्रे वाला है उसमें देखो पार्टिकल पास पास है कि नहीं। तो पास पास का मतलब जो ग्रे वाला है ये किसका पार्टिकल है, लिक्विड का, और जो ऊपर पार्टिकल है वो किसका है। अब जब तुमने ऊपर वेट बढ़ाया तो ऊपर वेट बढ़ा तो पिस्टन नीचे दबा, जब पिस्टन नीचे दबा तो जो ऊपर पार्टिकल दूर दूर थे अब पार्टिकल कहाँ आ गए, पास पास। तो ये गैस के पार्टिकल पास पास आ गए, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गए, तभी तो डिसॉल्व होगा। क्योंकि गैस को किसमें, उसके प्रेशर लगा के उनके पार्टिकल को पास लाके गैस को किसमें कन्वर्ट करो धीरे धीरे, लिक्विड में। तो वही वो दोनों फिगर समझा रहा है। फिगर सोच लो, यही फिगर कॉपी पेस्ट करेगा पेपर में और कहेगा एक्सप्लेन दिस, कर दिया तो, या यही फिगर कॉपी पेस्ट किया और लिख दिया व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट फिगर, आइडेंटिफाई द कंक्लूजन। क्या इस फिगर से क्या कंक्लूड कर रहे हो, इस फिगर से क्या आप समझ रहे हो, इसको कंक्लूड करिए अपनी लैंग्वेज में। तो बेसिकली जब ये फिगर बनेगा सामने तो इस फिगर से एक्चुअल क्या समझ रहे हो, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, ये फिगर वही तो एक्सप्लेन कर रहा है। तो एनसीईआरटी का एक एक फिगर जो ये कहता है ना कि एनसीईआरटी कुछ नहीं है, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल चूतिया इंसान है, साफ सीधे ओरली। जो जिसने ये कहा कि एनसीईआरटी आपके काम की नहीं है वो सबसे बड़ा चूतिया, ओपन
एनसीईआरटी ही सब कुछ है आपके लिए। एक बच्चे के लिए एनसीईआरटी ही गीता, कुरान, बाइबल, भगवत गीता सब होती है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट होती है। जब बोर्ड में गलती होगी ना, नीट में, जेईई मेंस में जब गलती होगी ना, तो आपकी नहीं सुनी जाएगी, ना गूगल की सुनी जाएगी, ना किसी टीचर की सुनी जाएगी। किसकी सुनी जाएगी? 26 लोग मिलके इसको लिखते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ इसकी सुनी जाएगी। इसने अगर गलत को गलत लिख दिया, अगर इसने गलत लिखा तो गलत थी, वो आपको मानना पड़ेगा गलत लिखा, आपको पढ़ना यही है चाहे जो हो। तो वो ध्यान से रखिएगा, पढ़ना एनसीईआरटी है, एक एक फिगर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है जो बता रहे, क्योंकि अब जो ट्रेंड चला है एक नया कॉपी पेस्ट ट्रेंड चला है। एनसीईआरटी से सीधे कॉपी करके बोर्ड में पेश कर देते हैं। पिछले साल का बायो का पेपर उठा के चेक कर लो, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट फिगर हुआ है, पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट किया है। सेम एनसीईआरटी में भी वो करेगा, केमिस्ट्री भी करेगा। ध्यान से देख, इसीलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी एक एक लाइन, फिगर सब इंपॉर्टेंट है। For solution of gas in a solvent, consider system as shown in figure. The lower part of solution and the upper part is gas. अच्छा, lower part is solution. Lower part क्या है? लिक्विड है मतलब, और अपर पार्ट क्या है? गैस है। तो समझा दिया पहले ही आपको। सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, ठीक है। अज्यूम दिस टू बी इन द रेट ऑफ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो लिक्विड गैस, वो जो उनकी लिक्विड और गैस के बीच का जो मोशन है वो कॉन्टिन्यूसली इक्वल है, मतलब दोनों के बीच में एकदम इक्विलिब्रियम बना हुआ है। एक बार लिक्विड गैस, तो वो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो इक्विलिब्रियम में है। अंडर दीज कंडीशन द रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सोल्यूशन फेज इज द सेम, ठीक है। एंटरिंग और लीविंग सोल्यूशन का सेम रहेगा, क्योंकि अब इस पे आपने ज्यादा वेट नहीं रखा है, कोई वेट आपने अलग से नहीं रखा है, आप सिर्फ W1 रखे हो। तो जितना गैस का लिक्विड में जा रहा होगा उतना लिक्विड का पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा? गैस में। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होगा। लेकिन नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज। अब आप प्रेशर इंक्रीज करिए, कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। अब गैस को धीरे धीरे प्रेस करते जाइए। जैसे जैसे प्रेस करोगे, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन, जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? क्योंकि जब वॉल्यूम, क्योंकि अब ये धीरे धीरे दबेगा, तो पहले वॉल्यूम ज्यादा था कि अब वॉल्यूम ज्यादा है? पहले वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन अब वेट रखोगे तो दबेगा, और जब दबेगा तो धीरे धीरे वॉल्यूम क्या होता जाएगा? तो कम वॉल्यूम में, और पार्टिकल सारे क्या आते जा रहे हैं? तो कम वॉल्यूम में पार्टिकल क्या होते जा रहे हैं? ज्यादा नहीं होते जा रहे हैं, ठीक। तो वही कह रहा है। एंड also the rate at which the gaseous particle starting the surface of solution to enter it. The solubility of gas will increase until a new equilibrium is resulting in increase in pressure of a gas above the solution and thus solvent increases. अब नया इक्विलिब्रियम गेन करने तक, जब तक नया इक्विलिब्रियम गेन नहीं हो जाता है, तब तक कि पुराना वाला जो था वो हटेगा, और सारे जो गैसेस हैं वो धीरे धीरे किस में सॉल्युबल होने लगेंगे? वो लिक्विड वाले में सॉल्युबल होने लगेंगे, ठीक। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन। अंडरलाइन करो, क्वांटिटेटिव। दो वर्ड होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो तुमसे पूछेगा, द हेनरी गिव द डैश relation between the pressure of solubility of a gas, quantitative relation, qualitative relation, both quantitative and qualitative, या only one is correct। ऐसे करके सेट करेगा। किस लाइन से क्या क्वेश्चन बन रही है मैं लिख के दे रहा हूं, बोर्ड में जाना देख लेना। अगर क्वेश्चन नहीं मिला इन सब लाइन से, इन सब पैरा से, तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे। ओपन है, देख लेना, इन सबसे लाइन मिलेगा, अभी बोर्ड का फिर दिखा देंगे करके। तो ये लाइन याद रखना, क्वेश्चन उठेगा। क्वांटिटेटिव है, दिमाग में रखो एकदम अच्छे से कि क्वालिटेटिव नहीं है। अच्छा, क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब है कि वेपर में जो गैस है और जो लिक्विड है, बेसिकली जो आपका प्रेशर है और बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी है, उसमें रिलेशन कैसे कितने का आ रहा है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई और बताया किसने था? हेनरी ने बताया था। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? हेनरी ने किया था। तो हेनरी वाज फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज हेनरी लॉ। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, इसीलिए इस लॉ को अपने नाम पे रखा हेनरी लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा। रीजन क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है? हाँ, क्योंकि इफेक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल
प्रेशर लगा के तो तुम मॉलिक्यूल पास लाए हो, अभी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो दूर नहीं हो जाएंगे, वापस एनर्जी बढ़ेगी। तो इसीलिए उस समय जिस समय प्रेशर के साथ छिड़कानी कर रहे होगे उस समय टेम्परेचर फिर कांस्टेंट होना चाहिए, या जिस समय टेम्परेचर के साथ छिड़कानी कर रहे होगे उस समय, ये हमेशा रटे रहो। और अगर ना हो तो एक याद दिलाएं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर याद है, प्रेशर याद है, 1 ATM फिक्स किए थे, ग्राफ याद है कि नहीं याद है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जब ग्राफ ऐसे ऐसे बना रहे थे तो याद है, ये प्रेशर 1 ATM, एनसीईआरटी में ग्राफ फिक्स किए थे नहीं फिक्स किए थे? तो इस वाले का सोल्यूशन था ये, तो TB बना था, और इस वाले का प्योर था तो T0 भी। तो जिस समय प्रेशर कांस्टेंट था उस समय टेम्परेचर के साथ छिड़कानी हुई थी। तो ये भी याद रखना कि जब टेम्परेचर के साथ छिड़कानी करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और जब प्रेशर के साथ छिड़कानी कर रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट। आप फिलहाल अभी छिड़कानी किसके साथ कर चुके हैं ऑलरेडी? प्रेशर के साथ, तो टेम्परेचर को आपको क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or dilution। अब देखो लाइन फिर से पढ़ो, फिर से समझो। The solubility of a gas in a liquid, किसी भी गैस की solubility किसी भी liquid के अंदर is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid। देखो ये लिक्विड है और इस लिक्विड के ऊपर गैस है। अब वो कह क्या रहे हैं, इस गैस की सॉल्युबिलिटी, ये जो गैस ऊपर है, इस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है इस लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अगर इस गैस पर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ा दें। कॉमन सेंस है, अगर गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो जब गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो वो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। जो एक्सपेरिमेंट अभी करके आए हो, एक्सपेरिमेंट में क्या करके आए थे? गैस ऊपर थी, लिक्विड नीचे था, तो गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाए, तो जो प्रेशर बढ़ाए तो वो गैस किस में डिसॉल्व हुआ? प्रेशर में डिसॉल्व हुआ कि नहीं लिक्विड में डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो वही कह रहा है, जितना ज्यादा इस गैस पर प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा वो उस लिक्विड में सॉल्युबल होता जाएगा। समझ आया? तो जितना ज्यादा इस गैस पर प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा वो उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होता जाएगा। ठीक। डाल्टन, कंटेम्पररी ऑफ Henry, also concluded independently that the solubility of a gas in a liquid solution is function of partial pressure of gas। अच्छा, हेनरी के बाद डाल्टन ने कंटेम्पररी, अकेले हेनरी के अलावा डाल्टन ने भी सेम बात बोली, बस दोनों के बोलने का थोड़ा सा सेंस अलग था। हेनरी ने डिसॉल्व होने से पहले की बात की थी, ध्यान से सुनो। हेनरी गैस के डिसॉल्व होने से पहले की बात कर रहे हैं कि डिसॉल्व होने से पहले जितना प्रेशर लगाओगे वो उतना सॉल्युबल हो जाएगा। डाल्टन क्या कह रहे हैं? डिसॉल्व होने के बाद। ये डिसॉल्व होने के पहले है और प्रेशर लगा के इसको डिसॉल्व कर दो, तो ब्लैक वाला लिक्विड हो गया और ब्लू वाला आपका गैस का पार्टिकल हो गया। तो डिसॉल्व होने से पहले हेनरी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जितना ज्यादा गैस पर प्रेशर लगाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। एक बार डिसॉल्व हो गया तो फिर यहां पर एक्सप्लेन करने कौन आया? डाल्टन। अब ये बताओ, कंटेनर के अंदर लिक्विड और वेपर या गैस दोनों के दोनों है। कंटेनर के अंदर लिक्विड और गैस दोनों है, तो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर लिक्विड और गैस दोनों लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? दोनों लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ये बात समझ आ रही कि नहीं? कंटेनर के अंदर लिक्विड और गैस दोनों है, तो कंटेनर पर प्रेशर दोनों लगाएंगे ना। अब दोनों है तो दोनों लगाएंगे, लेकिन अब लिक्विड का तो आप मोल फिक्स करके रखे थे, लिक्विड का तो मोल आप फिक्स कर दिए हो कि 2 लीटर लेके चले थे। गैस का मोल आपका फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में लिक्विड जो लिया, इमेजिन करो आपने 2 लीटर लिक्विड लिया, तो लिक्विड तो फिक्स हो गया आपका, लिक्विड तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक। आपने इसमें जो गैस लिया, अब जो गैस है उसको ब्लू से बना दे रहे हैं। अब इसमें देखो गैस,
अभी इसमें डिसॉल्व नहीं है, तो अभी इस 2 लीटर में डिसॉल्व नहीं है, तो इसके कंटेनर पे सिर्फ फोर्स कौन लगाएगा, प्रेशर कौन लगाएगा, सिर्फ लिक्विड ही लगाएगा, क्योंकि अभी गैस डिसॉल्व नहीं हुई है अंदर। आपने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया। अब इमेजिन करो, जस्ट एन इमेजिन करो, मैं सिर्फ बता रहा हूं, मान लो तुमने जो गैस लिया था वो 10 ग्राम लिया था, 10 ग्राम गैस लिया था, या 10 ग्राम ऑक्सीजन की गैस तुमने ली, तुमने प्रेशर बढ़ाया और तुमने 2 ग्राम डिसॉल्व करा दिया। तो जब 2 ग्राम डिसॉल्व कर दिए तो 2 लीटर के अंदर, 2 लीटर के अंदर कितना गैस आ गया, 2 ग्राम आ गया। तो लिक्विड तो कांस्टेंट है, तो अभी भी लिक्विड कांस्टेंट है, तो उसका प्रेशर नेग्लेक्ट कर सकते हो या उसका प्रेशर निकाल सकते हो कि नहीं। जो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है उसका प्रेशर लेने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है ना। लिक्विड कितना है, 2 लीटर, उसमें डिसॉल्व कौन हो रहा है, तो लिक्विड अभी भी तो कितना रहेगा, 2 लीटर ही रहेगा ना। चाहे कम गैस डिसॉल्व करो चाहे ज्यादा गैस डिसॉल्व करो, लिक्विड तो अभी भी कितना रहेगा, 2 लीटर। अभी सिर्फ 10 ग्राम में कितना ग्राम डिसॉल्व किए हो, तो 2 ग्राम कितने लीटर में डिसॉल्व हुआ, 2 लीटर में। अभी यहां कोई गैस डिसॉल्व हुई है, तो 2 ग्राम में अभी नहीं डिसॉल्व हुई है। 2 लीटर में, सॉरी 2 लीटर में कितना ग्राम डिसॉल्व हो गया, 2 ग्राम। तुम प्रेशर बढ़ाए, तुम प्रेशर बढ़ा दिए, तो प्रेशर बढ़ा दिए तो अब 4 ग्राम डिसॉल्व हो गया। अभी भी कितना है, तो 2 लीटर में कितना हुआ, 4 ग्राम। तुम प्रेशर और बढ़ा दिए तो अभी भी ये कितना रहेगा, उसमें 2 ग्राम और बढ़ा दिए, तो अब डिसोल्यूशन कितने ग्राम का होगा। अभी लिक्विड तो थ्रू आउट द जर्नी 2 ही लीटर है ना, चेंज सिर्फ किसका अमाउंट हो रहा है। तो ये बताओ, कंटेनर पे जितना प्रेशर लिक्विड यहां लगा रहा था, क्या उतना प्रेशर यहां ही लगाएगा कि नहीं लगाएगा, क्योंकि लिक्विड तो अभी भी 2 ही लीटर है, इसमें भी 2 ही लीटर है। तो जब थ्रू आउट द जर्नी लिक्विड 2-2 लीटर ही है, तो उसके द्वारा लगाए गए प्रेशर को हटा नहीं सकते हो। क्यों काउंट कर रहे हो उसको जब उसका थ्रू आउट द जर्नी सेम है। आप सिर्फ किसको काउंट करो, गैस, क्योंकि गैस का ही तो चेंज कर रहे हो। पहले आपने कुछ नहीं डिसॉल्व कराया तो प्रेशर कुछ नहीं था, लेकिन जब 2 ग्राम डिसॉल्व हो गया, अब 2 ग्राम डिसॉल्व हो गया, तुमने प्रेशर और बढ़ाया तो 4 ग्राम, मतलब 10 में से कै ग्राम डिसॉल्व हो गया, 4 ग्राम। और पहले 10 में से कितना डिसॉल्व था। अब बताओ, कंटेनर पर प्रेशर इसमें ज्यादा लगेगा कि इसमें ज्यादा लगेगा, किसमें लगेगा प्रेशर, इसमें लगे, क्योंकि इसमें गैस का मास, और मास ज्यादा है मतलब मोल, तो जिसका जितना ज्यादा मोल होगा उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर। यही तो डिफाइन करके आए थे कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होता है उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी, यही तो डिफाइन करके आए थे। यही डाल्टन बता कर गए थे, यही तो डाल्टन किए थे। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कुछ याद आया। फिर पी ए को कैसे निकालते थे, पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू, कुछ याद आया। अब फिर 2 ग्राम हो गए। अब बताओ, तीनों कंटेनर में सबसे ज्यादा प्रेशर किस सॉल्यूशन, गैस के द्वारा सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें गैस का अमाउंट, तो इस पे गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस बीकर में मिलेगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर मिलेगा सी में, फिर प्रेशर मिलेगा बी में, फिर प्रेशर मिलेगा ए में। क्यों, क्योंकि इसमें गैस का मोल, गैस का मास ज्यादा है, इसमें गैस का मास कम है, और इसमें गैस का मास और कम हो गया। तो जिसमें जितना मास ज्यादा उसका मोल ज्यादा, और मोल ज्यादा तो बेसिकली उसका लगाया गया प्रेशर भी उससे ज्यादा। वही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि डाल्टन ने कब एक्सप्लेन किया, हेनरी ने। सिंपल याद रखो, डूबने से पहले कौन एक्सप्लेन कर रहा है, हेनरी। डूबने के बाद कौन एक्सप्लेन कर रहा है, तो और डुबाएगा कौन, विद द हेल्प ऑफ, डुबाएगा कौन, प्रेशर। प्रेशर ही डुबा रहा है गैस को। तो डूबने से पहले हेनरी आए थे, डूबने के बाद डाल्टन आए थे, और डूबने में मदद कौन कर रहा है, प्रेशर। तो वो ध्यान रखना, ठीक। इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन में मोल निकालोगे, मोल कैसे निकलता है, मास अपॉन, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका
मोलर जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी या उसका मोल भी ज़्यादा होगा। तो इन्होंने ये कह रहे हैं अगर हम मोल फ्रैक्शन को मान लेते हैं गैस इन द सोल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी दैट इट कैन बी सेड दैट, अब ध्यान सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। अच्छा, इसमें गैस और लिक्विड दोनों हैं तो सोल्यूशन है कि नहीं है? इसमें भी गैस और लिक्विड दोनों हैं तो सोल्यूशन है, इसमें भी गैस और लिक्विड दोनों है तो सोल्यूशन है। अब समझो, यही सोल्यूशन हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन is proportional to the partial pressure of a gas over the solution। यानी कि किसी भी solution के अंदर जो भी गैसेस का मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। जितना ज़्यादा जिस गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उस गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा। भाई इस गैस में अगर, इस कंटेनर में अगर दो गैस होते, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होता? ज़्यादा होता। जैसे इमेजिन कर लो एक बीकर ले लो और इस बीकर के अंदर दो गैस भर दो, एक ऑक्सीजन भर दो और एक नाइट्रोजन भर दो, दो गैस भर दो। अब ध्यान से देखो, इसमें नाइट्रोजन को भरे हो 28 ग्राम और इसमें ऑक्सीजन को भर दिए हो 48 ग्राम। ठीक, अब आप इसके मोल निकालो, इसके मोल निकालो नाइट्रोजन के। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब हो गया N2। तो मोल कैसे निकालते हैं? मास अपॉन, तो नाइट्रोजन का मास हो गया 28 और मोलर मास कितना हो गया? 14 दूनी 28। तो नाइट्रोजन के मोल कितने हो गए इसमें? एक मोल हो गया। जरा इसका निकालो तो, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मास कितना दिया है? 48 और इसका मोलर मास कितना होगा? 16 दूनी 32। ये कटा 216, ये कटा 224, ये कटा 28 जा, ये कटा 212 जा, ये 4 जा, 6 जा, 2 जा, 3 जा, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, डेढ़। तो ऑक्सीजन का मोल कितना आया? इस कंटेनर में वेपर किसका प्रेशर ज्यादा होगा? समझ गए ना, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का मोल, तो जिसका मोल ज्यादा है, तो जिसका मोल ज्यादा है उसका मोल फ्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा। तो जिसका मोल ज्यादा होगा उसके द्वारा इस कंटेनर पर लगाया गया प्रेशर भी। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा प्रेशर। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ आया? वही एक्सप्लेन किया है वो। The most commonly used form of Henry Lought state that the partial pressure of a gas in a vapor phase is proportional to the mole fraction of। पार्शियल क्यों बोला है? पार्शियल इसलिए बोला है, पार्शियल वर्ड तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा गैसेस होते हैं, तब वहां पार्शियल यूज किया जाता है। यानी कि कुल मिला के ये कह रहे हैं कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा प्रेशर। तो कौन, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो KH हो गया ये प्रोपोर्शनलिटी। KH, ये KH को ही क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट लॉ। तो ये है ठीक, where KH is a Henry constant, a withdrawal graph plot with the partial pressure of a gas versus mole fraction of solution। अब समझो, वो आपसे कह रहे हैं कि आपको मोल फ्रैक्शन और प्रेशर की में ग्राफ ड्रॉ करना है। मोल फ्रैक्शन और प्रेशर में रिलेशन कौन से का है? डायरेक्टली कि इनवर्सली? और डायरेक्टली का ग्राफ हमेशा क्या बनता है? तभी तो स्ट्रेट लाइन बनाया है। अब वो कंफ्यूज, एनसीईआरटी खेला है आपके साथ, जानबूझ के वो वैल्यू दिया है 0, 0.010, 0.020, 500 ATM, 500 SCL टॉर, वो 1000, जानबूझ के कंफ्यूज किया है ताकि बच्चा इस ग्राफ को छोड़ दे, वो देखे ना इसको। वो वैल्यू छोड़ने के काम का तो है नहीं, छोड़ दो। ठीक है, तो वो एक्चुअली इसका ग्राफ
इसका ग्राफ दिया है पे बुक में, यही है उसका ग्राफ, बस उसने वैल्यू रख के एक्सप्लेन करवा दिया है। ठीक, डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट KH, हाँ ऑब्वियस है, ऑक्सीजन का KH अलग होगा, नाइट्रोजन का KH अलग होगा, तो जैसे जैसे आप गैस बदलोगे वैसे वैसे उसका KH भी बदलेगा एट द सेम टेम्परेचर। दिस सजेस्ट दैट KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ, लाइन अंडरलाइन करो, KH किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ, कौन सा गैस है तुम्हारे पास उसके हिसाब से KH डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन होगा तो उसका KH अलग होगा, नाइट्रोजन होगा तो उसका KH अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसका KH, लेकिन उस समय सबका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, क्योंकि टेम्परेचर अगर खेला तो फिर लड़खड़ाएगा, क्योंकि वैल्यू अरेंज करने को वो देंगे, और अरेंज करते समय अगर टेम्परेचर के साथ ध्यान नहीं दिए तो लड़खड़ा जाएगा। जैसे KH की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन, जस्ट एन एग्जांपल, दी है 3, KH की वैल्यू फॉर नाइट्रोजन दी है 5, और KH की वैल्यू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दी है 7। तो ये जो तीनों वैल्यू गिवन है तीनों अलग अलग गैस के लिए, ये ध्यान रखना कि इन तीनों के लिए उस समय ये तीनों वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मतलब मैंने डाटा से दिया है, मतलब KH की वैल्यू 3 है, ऑक्सीजन का किस टेम्परेचर पर 25, KH की वैल्यू, KH नाइट्रोजन का कितना है 5, किस वैल्यू पर, KH CO2 कितना है 7, किस पर, तभी इन तीनों को कंपेयर कर पाओगे जब तीनों सेम टेम्परेचर पे। अभी मान लो ये अलग टेम्परेचर पर निकला, ये अलग टेम्परेचर पर निकला, और ये अलग टेम्परेचर पर निकल गया, तो कंपेयर कैसे करोगे, तो KH की वैल्यू कंपेयर तब कर पाओगे जब तीनों का टेम्परेचर सेम। ये छोटी छोटी बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर पर डिपेंड सेम रखना है आपको। ठीक, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन दैट हायर वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। लाइन समझ के आया, कुछ लाइन पढ़ के कुछ समझ नहीं आई, हाँ लाइन पढ़ के कुछ आया समझ में, क्या कह रहा है, हाँ, द लोअर इज द हायर द वैल्यू ऑफ KH एंड गिवन, KH की वैल्यू जितनी हायर रखोगे द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, मतलब सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, मतलब KH और सॉल्युबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, तो लिखो कहीं बुक में, वहीं बुक में या कहीं लिखो कि KH, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हेनरी कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, वो पूछेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखो, यूनिवर्सिटी का प्रश्न होता है। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2 दैट द KH वैल्यूज फॉर बोथ N2 and O2 increases of temperature indicating that solubility of a gases increases with decrease of temperature। हाँ, तो क्लियर कट है, समझा दिया वो कि it can be seen table 2.2 that KH value for both N2 and O2 increases with increases of temperature। O2 और N2 की जो KH की वैल्यू है increases with increases of temperature, टेम्परेचर के साथ इनकी वैल्यू बढ़ रही है, इंडिकेटिंग दैट solubility of a gas increases with decrease of temperature। इसका मतलब है कि KH और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली KH और टेम्परेचर का डायरेक्टली है, लेकिन KH सॉल्युबिलिटी और उसका टेम्परेचर क्या है, इन्वर्सली का है। देख लो लाइन कितनी वो घुमा घुमा कह रहा है, एक ही बार में क्लियर कट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। फिर से देखो, फिर से देख, लाइन पढ़ लो, क्लियर कर लो, इसलिए कंफ्यूजन ना रखना। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.4 that the KH value for both KH value for both N2 and O2 increase with increase of temperature, मतलब कि KH of O2 N2 increase with increase of temperature, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दोनों की KH की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, और वैसे भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो फिर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइन टू लाइन क्या कह रहा है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर rather than in warm water।
गर्म पानी, वार्म लिखा तो है वार्म वाटर। बोर्ड का समझे, क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्वेश्चन क्या बनेगा इस लाइन से? इस लाइन से क्वेश्चन क्या? हाँ, why aquatic species are more comfortable in cold water rather than the warm water। तो वो रीजन क्या है उसकी? जस्ट पिछली वाली एक लाइन है, पिछले वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है। तो उस समय थोड़ा सा जो एनिमल्स होते हैं उनको सर्वाइवल में क्या होती है? दिक्कत होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करते हो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती है, तो उनको सांस लेने में फिर आसानी रहती है। इसीलिए जानवर गर्म पानी से ज़्यादा ठंडे पानी में रहना प्रेफर करते हैं। समझ आया? इसीलिए वो नीचे जाते हैं, गर्मी में वो और नीचे चले जाते हैं ताकि उनको आसानी। इसीलिए तो देखा है जो तालाब या नदी का ऊपर का सतह क्या रहता है? गर्म। कभी कोई जानवर ऊपर मिलता है? नहीं, हमेशा कहाँ मिलता है? क्योंकि नीचे का पानी, नीचे का एनवायरनमेंट ठंडा रहता है, तो इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक, थोड़ा बहुत नीचे गर्म रहता होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल लिक्विड के अटैच रहते हैं ना एक दूसरे से, थोड़ा बहुत अटैच गर्म रहेगा। ठीक, तुम एयर में हो ना, हवा में सांस ले रहे, लंग्स है ना तुम्हारे पास। Henry Laws finds several application in industry and explains some biological phenomena. Notable among these कुछ हेनरी के explanation है। NCERT लास्ट टॉपिक है ये, देख लो। To increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle is highly sealed under high pressure। जितने थम्स अप, कोको कोला का बॉटल होता है, जब आप इनका बॉटल खोलते हैं तो वो फुस से आवाज आती है ना। तो फुस से आवाज इसीलिए आती है क्योंकि उस बॉटल के अंदर हाई प्रेशर पर किसको इंसर्ट किया गया होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है उसमें, तो आप ये जो कहते हैं ना, अभी जो थम्सअप है, थम्सअप को आप फ्रिज में से निकाल कर एकदम ठंडा ठंडा लाइए और पीजिए, तो आपको टेस्ट आएगा। लेकिन उसको आधे घंटे तक थम्सअप को वैसे रख दीजिए या 40 मिनट तक वैसे रख दीजिए, टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ गया तो CO2 की सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाएगी, तो टेस्ट नहीं आएगा। और जब टेम्परेचर डाउन रखोगे तो ठंडा रहेगा, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी, तो इसीलिए टेस्ट आता है ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने का। अब लॉजिक आया? समझ आया? पहला। दूसरा क्वेश्चन, आप कभी भी चेक करिए, थम्सअप का बॉटल और माजा का बॉटल दोनों में फर्क होता है। थम्सअप के बॉटल और स्प्राइट का बॉटल कभी भी ऊपर तक नहीं भरेंगे, और माजा का बॉटल पूरा टिप तक भरा होता है। रीजन ये है कि वो आधा जगह मजबूरी है उनका खाली छोड़ना, क्योंकि उस खाली जगह में कौन है? CO2 गैस ही तो है, वही तो खोलते हो तो बड़ी तेज से बाहर निकलता है। माजा में कोई वो नहीं होता, माजा में कोई गैस नहीं डाला जाता है। तो माजे को चाहे तुम ठंडा पियो, चाहे कुछ देर के बाद पियो, टेस्ट अभी भी वही आएगा, आम वाला ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं मिले। तो हर चीज, ये एक शिकायत रहती थी कि माजा का क्यों, मेरे पास मैं भी सोचता था पहले कि माजा क्यों ऊपर तक आता है और थम्सअप और ये आधा ही क्यों भर के देते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा है लेने में? पैसा लगा रहे हैं तो ऊपर वाला तक लो। तो वो भी कंपनी मजबूर है, वो नहीं भर के, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो पूरा भर के दे देगी तो बॉटल ही फूट जाएगा तुरंत। और गूगल कर लेना, कोको कोला जब स्टार्ट हुआ था कंपनी, तो अपनी पहली 1 साल में उसने सिर्फ 100 बॉटल बेची थी, सिर्फ 100 बॉटल 1 साल में। सोच लो, आज इमेजिन कर लो, हम तो कह रहे हैं मिनट में उसकी 100 बॉटल बिकती होगी। और जब वो फैक्ट्री में जब वो CO2 को इंसर्ट करते हैं ना, तो कम से कम दिन भर में उनकी 100 बॉटलें फूट जाती हैं उस CO2 को इंसर्ट करने में, क्योंकि CO2 को इंसर्ट करने के लिए प्रेशर हाई चाहिए ना, हाई प्रेशर चाहिए ना। तो हाई प्रेशर पे जब लिक्विड को अंदर भेजते हैं तो कभी कभी होल्ड नहीं कर पाता वो, तो बॉटल क्या कर जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। तो दिन भर में उनकी 100-150 बॉटलें तो फूट ही जाती हैं ऐसे ही। ठीक, कैन में भी सेम ही रहता है, तभी तो कैन भी खोलो तो आ जाएगा, थोड़ा बहुत कैन में भी आएगा, बस किसी में कम थोड़ा वो आने जाने का आवाज़। बॉटल का खोलोगे तो थोड़ा क्लियर होगा। यही एक और रीज़न है कि थम्सअप और माजा को कभी, थम्सअप और कोल्ड ड्रिंक बॉटल को कभी कहते हैं पहले बॉटल शेक करके मत खोलिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने थम्सअप और कोल्ड स्प्राइट के बॉटल को शेक कर दिया, हिला दिया एक बार, तो सारा CO2 ऊपर आ जाएगा और झटके में बोलोगे तो बहुत फोर्स CO2 बाहर निकलेगा तुरंत। यही रीज़न है। जबकि माजा के साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास CO2 है नहीं, तो इसीलिए माजा टेस्टलेस होता है बेसिकली। अरे मतलब
हाँ सब में रहता है, उन सब में जिसमें भी बॉटल शेक करके आप करते हो और उसमें फोर्स से निकलता है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई गैस हाई प्रेशर पर इंसर्ट किया गया होता है। ठीक, आप अल्कोहल ले लो, अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी शराब की बॉटल ले लो, आप कितने भी शराब की बॉटल को शेक करके आप करिए, आप नहीं निकलेगा वो बाहर, क्योंकि उसमें कोई भी गैस इंसर्ट नहीं की गई होती है। तो वो बियर में जैसे कभी भी डाल देते हैं, बियर में डाला जाता है, थोड़ा बहुत गैस निकलेगा बियर में, ज़्यादा नहीं निकलेगा। Scuba diver must cope with high concentration of dissolved gases while breathing at high temperature. Breathing air at high pressure underwater. Scuba divers देखा है? Yes, sir. जो पानी के अंदर जाते हैं, जो पानी के डाइविंग करने पानी के अंदर चले जाते हैं, पूरा कंटेनर लेके जाते हैं ना, डाइविंग करने अंदर जाते हैं पानी के। तो स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। पानी के अंदर, पानी के जितना नीचे जाते जाओगे प्रेशर उतना, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते होगे पानी बढ़ता नहीं जाएगा, पानी अपना प्रेशर बढ़ाता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाते लेयर के आते जाओगे वैसे वैसे पानी का प्रेशर, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो जब ज़्यादा नीचे होते जाओगे तो ऑक्सीजन का जो डिसोल्यूशन है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा। इसीलिए तो साथ में वो कंटेनर लेके वो ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको मुंह में लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा नीचे जाओगे तो वहाँ फिर ऑक्सीजन सांस नहीं ले पाओ, क्योंकि वहाँ प्रेशर फिर धीरे 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 बहुत डिसबैलेंस होगा, और जब प्रेशर डिसबैलेंस होगा तो सांस खींच नहीं पाओगे, अंदर बाहर कर नहीं पाओगे। 11वीं क्लास के बायोलॉजी में पढ़ाया गया था कि सांस अंदर बाहर आप ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ही ले पाते हो। आप सांस क्यों लेते हो, कैसे ले पाते हो? क्योंकि अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का प्रेशर, तब तो खींच लेते हो। और फिर सांस छोड़ते कैसे हो? क्योंकि लेते टाइम प्रेशर अंदर ज़्यादा हो गया, तो अब छोड़ोगे तो ज़्यादा से, तो जब अंदर ज़्यादा होता है तो पहले ज़्यादा था, फिर छोड़ दिए तो क्या हो गया, अब बॉडी के अंदर फिर कम, तो फिर बाहर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। तो सांस अंदर बाहर कैसे होती है? प्रेशर के डिफरेंस से। सोचो अगर प्रेशर ही तुम्हारा और बॉडी का प्रेशर ही बराबर हो जाए तब नहीं ले पाओगे ना। ये तो दिक्कत है, जब अल्टीट्यूड पे भी जाते हो, ऊपर वैष्णो देवी अल्टीट्यूड पे जाते हो तब भी सांस लेने में दिक्कत होती है ना, क्योंकि वहाँ भी प्रेशर फिर डिसबैलेंस होने लगता है। तो ये रीज़न है, ठीक है। इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन ब्लड। देखो जैसे जैसे समुद्र में पानी में नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उस पानी में जो गैसेज हैं वो तुम्हारे ब्लड में डिजॉल्व, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वो तुम्हारे ब्लड में डिजॉल्व होगा। क्योंकि ब्लड किस स्टेट में है? लिक्विड। और गैस तो गैस स्टेट में है, और नीचे जाओगे तो प्रेशर, और प्रेशर बढ़ेगा तो गैस किस में डिजॉल्व होगी, और तुम्हारा ब्लड किस में है? तो जो पानी की सारी गैसेस होंगी वो तुम्हारे, और तो जब जबरदस्ती घुसेंगी अंदर तो कहीं ना कहीं तुमको दिक्कत करेंगी। When the divers come towards surface, the pressure gradually decreases. जब डाइवर्स नीचे से ऊपर एक बैक आते हैं तो प्रेशर बड़ी तेज से डिक्रीज करता है, एक बैक डिक्रीज करता है। This releases the dissolved gases and leads to formation of bubble nitrogen in the blood. अगर डाइवर अगर नीचे है, देखो अगर डाइवर नीचे है, ठीक है, ये पानी की सतह है और डाइवर यहां पर है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हारे ब्लड में गैसेस डिसॉल्व होंगी कि नहीं डिसॉल्व होंगी? प्रेशर बढ़ने से गैस डिसॉल्व होती है कि नहीं होती है? तो जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर के बढ़ने से गैस तुम्हारे ब्लड में डिसॉल्व होगा। अब तुम एक बैक ऊपर आ गए, एक बैक डायरेक्ट ऊपर आ गए, तो कच्चे में प्रेशर धन्य से घटेगा कि नहीं घटेगा? प्रेशर एक बैग घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? अगर एक बैग ऊपर चले आए तो प्रेशर एक बैग घट जाएगा नहीं घट जाएगा? अच्छा बताओ, पानी में नीचे जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है कि ऊपर आने में? नीचे जाने में। ऊपर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऊपर आने में तो बॉडी फ्री रखो, वैसे ही आप बाउंसी दे देगी, अपथर दे देगा, वैसे ही ऊपर चले जाओगे। तो ऊपर एक बैग जैसे आओगे तो एक बैग प्रेशर क्या हो जाएगा? और प्रेशर के एक बैग घटने से जो गैस है जो डिसॉल्व हुई थी वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, और तुम्हारे ब्लड में नाइट्रोजन्स के बबल्स बन जाएंगे। तो जब तुम ऊपर आओगे तो तुम्हारे ब्लड में किसके बबल्स बने रहेंगे? वो अच्छा है तुम्हारे लिए। तो फिर वो बबल्स तुम्हारे आर्टरी वीन को कहीं ना कहीं ब्लॉक करेंगे, बबल्स रहेगा। जैसे फ़ोन का टेम्पर्ड जब लगाया जाता है तो याद है ना, देखो ना, ध्यान से लगाते हैं ना, वो बबल ना आए अंदर कहीं, वो बार बार बबल निकालते हैं ना, क्योंकि अगर वो बबल अगर अंदर आ गया
तो वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? तो एक बैग जब ऊपर आओगे तो आपके ब्लड में नाइट्रोजन का बबल बन जाएगा, और वो जो बबल बनेगा वो आपके आर्टरी और वीन को कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा, रोकेगा। और अगर आर्टरी और वीन ब्लॉक हो गई तो ब्लड का आना जाना, सर्कुलेशन, और अगर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हुई तो फिर जान रहे हो बाकी कहानी क्या होगा, ठीक। दिस रिलीज द डिजॉल्व गैस एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, ठीक है। दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो बेसिकली जब ये नाइट्रोजन का बबल आपके ब्लड में बनेगा, तो जब बनेगा तो आपका ब्लॉकिंग स्टार्ट होगी, और जब ब्लॉकिंग स्टार्ट होगी तो मेडिकल भाषा में इसी बीमारी को क्या नाम दिया गया है? बेंड्स। बहुत छोटा सा वर्ड्स है, बीमारी का नाम है क्या? इमेजिन करो आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, जैसे ये है तुम्हारा बोर्ड का पेपर, यही है, ठीक है। और बोर्ड का पेपर जो दे रहे हो उसमें देखो जनरली सेक्शन बी होता है, जो होता है आपका 2 नंबर का, तो इसमें पार्ट वाइज होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पहला टर्म का है सूडो फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ, तो ये 2 पार्ट में है 2 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन कितने का हुआ? अब यहाँ लिख देगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला क्या डिफाइन करो? बेंड्स। दूसरा क्या डिफाइन करो? एडमा। अब बेंड्स, पहली बार बेंड्स आएगा तो जो पढ़ी की नहीं किया होगा केमिस्ट्री में बेंड्स, तुम्हारे लिए बेंड्स का मतलब क्या मतलब है? झुकाव। बेंड्स का मतलब झुक गए, तो ये तो फिजिकल वाला आ गया ना फिर, कि बेंड्स का मतलब झुकाव मतलब। तो अब आप लिटरली सोचो, एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें बीच में बेंड्स कर दी। 2 बीमारी मिली बीच में छोटा छोटा, पहला बेंड्स, दूसरा एडमा, वो छोटा सा लिखा था। तो बेंड्स क्या होता है? जब आपके ब्लड में नाइट्रोजन के बबल मिलते हैं और आपका जो आर्टरी और वीन होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक होने से आपका सर्कुलेशन प्रॉब्लम आएगी, जो कि बहुत पेनफुल होता है। मेडिकल में उसी बीमारी को क्या बोलते हैं? बेंड्स। और एडमा क्या था? कि जब आपका सेल और टिश्यू फूल जाता है ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड, उस बीमारी को क्या बोलते थे? एडमा, ठीक। टू अवॉइड बेंड as well as toxic effect of higher concentration of nitrogen in blood, the tank used by scuba divers। तो बेंड ना हो, ये बीमारी ना हो उनके पास, स्कूबा डाइवर्स के पास ये बीमारी ना हो, इसीलिए स्कूबा डाइवर्स पीछे क्या लेके जाते हैं? देखा है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, मुंह में पूरा बकायदा लगा के जाते हैं, ताकि वो आराम से ऊपर ऊपर आए तो कोई इनको बाहर से टेंशन ना हो, ठीक। और वो जो टैंक लेके जाते हैं उसमें डाटा याद कर लो, उसमें डाट क्या रहता है उस टैंक में? आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, 11.7% हीलियम रहता है, 56.2% नाइट्रोजन रहता है, 32.1% ऑक्सीजन। डाटा याद करके जाइएगा, पेपर में एमसीक्यू का है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। द स्कूबा डाइवर्स, नहीं, द टैंक्स विच इज यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर विथ न्यूमरस गैसेज एंड द परसेंटेज ऑफ गैसेज आर हीलियम 11.7, नाइट्रोजन 52.3, ऑक्सीजन 38.2। ऐसे करके रैंडम 4 ऑप्शन सेट कर देगा, किसी एक ऑप्शन में तीनों का परसेंटेज क्या रहेगा? सही। जैसे मैंने ऑप्शन दिया ना, एक का सही लेकिन 2 का परसेंटेज मैंने गलत बोला, तो परसेंटेज याद करके जाना पेपर में। लास्ट, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड हवा में ऊपर की तरफ जाते हो, वैसे वैसे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, और ऑक्सीजन का प्रेशर जब कम होता है, इसीलिए ऊपर जब चाहते हो तो ऊपर सांस लेने में, वैष्णो देवी जब चढ़ोगे, कैलाश पर्वत जब ऊपर चढ़ोगे तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे सांस लेने में, इसीलिए एरोप्लेन में जब लोग जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है एरोप्लेन में भी,